नमस्कार दोस्तों, मॉक टेस्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप इस परीक्षा को जो है पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं तो ये जो वीडियो है आपके काम का होने वाला है, क्योंकि हम जो है यहाँ पे सभी जो लेटेस्ट सवाल हैं जो कि लगातार इस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसको इस वीडियो पे आपके लिए लेकर आए हैं। और इसीलिए आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को जो है आप शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है आप मिस ना करें और हो सकता है कि यही सवाल हूबहू जो है आपको एग्जाम में भी नजर आए। तो दोस्तों केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी मेहनत से खुश हैं तो आप इस वीडियो पे जो है लाइक जरूर करें। कमेंट में ओके या थैंक यू भर भी अगर आप लिख देंगे ना तो मुझे लिए जो है काफ़ी होगा। और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि और भी इस तरह के वीडियोस हम निकालें तो आप जो है सब्सक्राइब बटन भी जरूर प्रेस करें। आइए दोस्तों शुरुआत करता हूँ पहले सवाल से। म्यूचुअल फंड्स में NAV का मतलब क्या होता है? ऑप्शन दिया है नई संपत्ति मूल्य, नेट लेखा मूल्य, नेट एसेट विविधता, नेट एसेट वैल्यू। तो NAV का मतलब दोस्तों नेट एसेट वैल्यू होता है। अगले सवाल पे हम चलते हैं। सेबी के 2017 सर्कुलर में म्यूचुअल फंड योजनाओं के वर्गीकरण और तर्कसंगतता का क्या उद्देश्य था? ऑप्शन दिए हैं नए म्यूचुअल फंड योजनाएं बनाना, बी म्यूचुअल फंड निवेश को सरल बनाना, सी म्यूचुअल फंड के लिए नए नियम लागू करना, 4 म्यूचुअल फंड्स के समान योजनाओं की विशेषताओं में समानता लाना। तो दोस्तों इसका जो सही उद्देश्य था ऑप्शन 4 है, म्यूचुअल फंड्स में समान योजनाओं की विशेषताओं में समानता लाना। हो ये रहा था कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हो गए थे अलग अलग टाइप के, तो यहाँ पे जो है एक जनरलाइजेशन की जरूरत पड़े कि एक जैसे जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको हम एक श्रेणी पे लेकर आए ताकि हम कंपेयर कर सकें। तो उसके बाद से देखा होगा आपने कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि ब्लू चिप फंड्स में जो है इन्वेस्ट करती हैं, फिर टॉप निफ्टी 50 में जो इन्वेस्ट करती हैं। तो हम क्या कर पाए इसके कारण कि इन सभी को जो है एक ही बकेट पे लेकर आ पाए, जिससे कि जो है हम आगे जाके पीयर कंपैरिजन में इनको जो है कंपेयर कर पाए कि कौन सा जो फंड है सेम कंपनीज में निवेश करके आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है, तो उसमें जो है हम अपने निवेशकों का जो है पैसा इन्वेस्ट कर पाते हैं। तो काफी बढ़िया था, इसलिए आप ये याद रखिएगा सेबी के 2017 सर्कुलर का जो है उद्देश्य भी यही था। अगले सवाल पे चलते हैं। रीट्स और इन्वेस्ट्स के बीच में क्या अंतर है? ऑप्शन दिया है रीट्स रियल एस्टेट में निवेश करता है जबकि इन्वेस्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर्स में निवेश करता है। बी ऑप्शन दिया है रीट्स जो है बीमा प्रदान करता है जबकि इन्वेस्ट नहीं। सी रीट्स जो है सरकारी ब्रांड है जबकि इन्वेस्ट नहीं। डी रीट्स जो है बचत खाते हैं जबकि इन्वेस्ट नहीं। तो दोस्तों क्लियर जो है सिंपल सा आंसर है, रीट्स जो है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है जबकि इन्वेस्ट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं उसमें इन्वेस्ट करता है। अगले सवाल पे चलते हैं। सेबी विनियम अनुसार रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड REMF के निवेशकों का प्रबंधन कौन करता है? ऑप्शन दिया है स्टॉक ब्रोकर्स, बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, सी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, 4 वकील। तो दोस्तों रीट्स भी जो है अभी म्यूचुअल फंड्स के अंदर जब आ जाती हैं तो उनका भी जो है प्रबंधन एसेट मैनेजमेंट कंपनियां या फिर AMCs ही करती हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। एक रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड के भीतर सेबी के मार्गदर्शन के साथ संगतता और सुनिश्चित करने के लिए किसकी जिम्मेदारी है? ऑप्शन दिया है यूनिट होल्डर, बी फंड प्रबंधक, सी AMC निदेशक, डी नियामक प्राधिकरण। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है नियामक प्राधिकरण। अगले सवाल पे चलते हैं। म्यूचुअल फंड के संदर्भ में SIP का क्या मतलब होता है? SIP आपने कई जगह सुना होगा, आजकल बहुत फेमस है, तो आप सभी जानते हैं SIP का फुल फॉर्म क्या है? क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि यहाँ पे जो है पहले ऑप्शन में दिया हुआ है। कई बार इसमें भी जो है स्टूडेंट्स गलत आंसर टिक करके आए थे, सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, क्योंकि एक आप सिस्टम क्रिएट कर रहे होते हैं कि हर हफ्ते या हर महीने या हर जो है क्वार्टर में आप इतना इतना अमाउंट जो है निवेश करेंगे, इसलिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगले सवाल पे चलते हैं। AMC के IT विभाग सूचना प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है? ऑप्शन दिए हैं ग्राहक संबंधों को प्रबंधित करना, बी नियमित अनुपालन का पालन करना, सी नए वित्तीय उत्पाद विकसित करना, डी IT बुनियादी संरचना बनाए रखना। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ग्राहक संबंधों का प्रबंधित करना। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। भारत में बीमा बाजार को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन दिया है सेबी, बी RBI, सी IRDAI, डी PFRDI। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है
आप जानते हैं IRDAI का जो होता है। अगर आप जो है म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स को भी बेचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दोस्तों IC38 का जो है एग्ज़ाम क्लियर करना रहता है। इसका भी जो कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है आप लोगों के लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मैंने यहाँ पे यूट्यूब में बना रखा है। अगर आपके जो है मेरी इस मेहनत से जो है मदद मिलती है तो इस वीडियो पे जो है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और कमेंट में जैसा कि मैंने कहा आपसे कि केवल ओके और थैंक यू बर भी लिखेंगे तो जो है यूट्यूब एल्गोरिदम से जो है ये वीडियो काफ़ी जो है पुश मिलेगा इस वीडियो को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। म्यूचुअल फंड्स के लिए सेबी के प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग मानकों का ध्यान केंद्रित क्या है? ऑप्शन दिया है विज्ञापन, बी पारदर्शिता और निवेशकों के लिए समय पर जानकारी, सी फंड प्रदर्शन, डी फंड बिक्री। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है पारदर्शिता और निवेशकों के लिए समय पर जानकारी देना। अगले सवाल पे चलते हैं। सेबी विनियम के अनुसार ELSS फंड में इक्विटी और इक्विटी संबंधित उपकरणों में निवेश करने के लिए न्यूनतम धन प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो ये पूछा गया है कि ELSS फंड्स में इक्विटी का रेशियो जो है कितना होना चाहिए लगभग। ऑप्शन दिया है 70%, बी 65%, सी 80%, डी 75%। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है 65%। दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के अंत पे और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में एक और वीडियो का मैंने जो है लिंक दिया है जिसमें कि आपको हिंदी क्वेश्चन और सवाल जो है मिलेंगे, जो कि मैंने कुछ टाइम पहले रिलीज़ किया था, बट वो सवाल भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम्स में आते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ख़त्म करने के बाद जो है आप उस वीडियो को भी डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा, उसमें से भी कई सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में नजर आएंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। म्यूचुअल फंड फिलहाल का प्रदर्शन किस प्रकार का है? वास्तविक परिणामों के तुलना में की जानी चाहिए। तो ये कहा जा रहा है कि प्रदर्शन को हम किसके साथ कंपेयर करें। ऑप्शन दिया है काल्पनिक परिस्थितियों के आधार पर, बी पिछले प्रदर्शन या भविष्य के प्रदर्शन पर प्रतिबिंब, सी इसे संभावित या परिकल्पित रिटर्न के साथ तुलना करनी चाहिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है इसे संभावित या परिकल्पनात्मक रिटर्न के साथ तुलना करना चाहिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। म्यूचुअल फंड में NAV क्या होता है? NAV इसमें से नेट एसेट मूल्य, नेट वार्षिक मूल्य, नेट एसेट वेंचर, अगले वार्षिक मूल्य। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है नेट एसेट मूल्य होता है, नेट एसेट वैल्यू, है ना। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सेबी विनियमों के अनुसार यदि एक निवेशक AMC के निर्णय से असहमत है तो वो क्या कार्रवाई कर सकता है? ऑप्शन दिया है एम्फी के साथ शिकायत दर्ज करे, बी वित्त मंत्री के पास जाए, सी प्रधानमंत्री कार्यालय में पत्र लिखे, डी सेबी के साथ शिकायत दर्ज करे। तो दोस्तों ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल जो पहले ऑप्शन के साथ आप जाएं एम्फी के साथ जो है शिकायत करें, क्योंकि एम्फी क्या है? एम्फी जो है आपकी जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स जितने भी हैं उनके सभी म्यूचुअल फंड्स का जो है टॉप में एम्फी एक एसोसिएशन है, तो उसके साथ जो है आप अपनी शिकायत को दर्ज करें ताकि वो जो है आपकी शिकायत का तुरंत ही जो है जो सोल्यूशन निकाल सकें। अगले सवाल पे चलते हैं। SID के ऑफर, आप जानते हैं SID के ऑफर में अनुभाग में मुख्यतः क्या स्पष्टीकरण दिया गया है? ये सवाल पूछा गया है। SID जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कि आप देते हैं, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट भी इसे कहते हैं। तो इसमें मुख्य तरह से क्या दिया जाता है ये पूछा गया है। ऑप्शन दिया है फंड के प्रदर्शन का मानक, बी एसेट आवंटन रणनीति, सी फंड के निवेश और उद्देश्य और नीतियां, डी फंड प्रबंधन में परिवर्तन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है फंड के निवेश और उद्देश्य की नीतियां जो होती हैं वो आपको यहाँ के ऑफर डॉक्यूमेंट SID में आपको मिल जाती है। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट भी कहते हैं इसे। अगले सवाल पे चलते हैं। तरलता और रिडम्पशन अनुभाग क्या कवर करता है? ऑप्शन दिया है मैनेजर की निवेश रणनीतियां, बी फंड की परिसंपत्ति आवंटन, सी रिडम्पशन की प्रक्रिया और समय, डी कर प्रभाव। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है रिडम्पशन की प्रक्रिया और समय के बारे में जो है इसमें दिया जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। म्यूचुअल फंड में फोलियो नंबर का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन दिया है निवेशक को पहचान करना, बी बाजार मूल्य के ट्रैक करना, सी फंड संपत्ति का प्रबंधन करना, डी न्याय परिवर्तनों का निर्धारण करना। दोस्तों इसका जो सही जवाब है
वो है निवेशकों को पहचान करना, क्योंकि हर एक म्यूचुअल फंड का जो फोलियो नंबर होता है वो जानकारी देता है कि इसमें निवेशक की क्या जानकारी है, वो जो है उस फोलियो नंबर से लिंक किया जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। म्यूचुअल फंड निवेशकों में केवाईसी या फिर नो योर कस्टमर का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन दिया है ग्राहकों को निवेश रणनीतियां को जानना, बी ग्राहकों को पहचान स्थापित करना, सी बाजार के ट्रेंड का पूर्वानुमान करना, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ग्राहक को पहचान स्थापित करने के लिए केवाईसी डॉक्यूमेंट जो है कलेक्ट किया जाता है। इसमें जो भी लोग रहते हैं जो कि निवेश करना चाहते हैं उनका आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर और भी अन्य जानकारी जो है, नॉमिनी डिटेल, ये सब जो है कलेक्ट किया जाता है ताकि जो भी व्यक्ति इसमें निवेश कर रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी एएमसी को हो। अगले सवाल पे चलते हैं। प्रारंभिक कमीशन और ट्रेल कमीशन में क्या मुख्य अंतर होता है? इसके जो है सवाल में ही जो है जवाब छुपा हुआ है, फिर भी हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। प्रारंभिक कमीशन नियमित रूप से दिया जाता है, ट्रेल कमीशन एक बार होता है। बी प्रारंभिक एक बार का भुगतान होता है, ट्रेल निरंतर होता है। सी प्रारंभिक कमीशन अधिक होता है, ट्रेल कमीशन कम होता है। डी कोई अंतर नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है प्रारंभिक एक बार का भुगतान होता है, ट्रेल निरंतर होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। निवेशकों से धन जुटाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर किस भुगतान को प्राप्त करता है? कि निवेशकों से जो है इतना धन जो है एकत्र कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटर, तो उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए, है ना? क्या मिलता है उसे? ऑप्शन दिया है फ्रंट एंड कमीशन, बी ट्रेल कमीशन, एग्जिट लोड और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ट्रेल कमीशन। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को जितना एसेट वो मैनेज करता है उसका जो है ट्रेल कमीशन उसको मिलता है। अगले सवाल पे चलते हैं। सेबी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन दिया है सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया, बी सेंट्रल इन्वेस्टमेंट ब्यूरो ऑफ इंडिया, सी सेंट्रल इन्वेस्टर्स ब्यूरो ऑफ इंडिया, डी सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सर्विसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है सेंट्रल इन्वेस्टमेंट ब्यूरो ऑफ इंडिया, सेबी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। म्यूचुअल फंड्स का विशेषता क्या है? जो भी कोई म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहे तो उसमें आप क्या विशेषता बताएंगे, क्या अलग है इसका फिक्स डिपॉजिट के कंपैरिजन में अगर बात करें तो दोस्तों ऑप्शन दिया है यहाँ पे लाइवलीहुड, बी लिक्विडिटी, सी विपन, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है कि आपने अगर मान लेते हैं आज म्यूचुअल फंड में निवेश किया, अगर आपको 4 दिन बाद जो है अच्छा खासा प्रॉफिट निकल आया तो आप जो है उसमें से एक्सिट कर सकते हैं। जो भी नैव वैल्यू का डिफरेंस रहेगा उस हिसाब से आपका प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। मान लेते हैं कि किसी म्यूचुअल फंड की जो नैव की वैल्यू है वो 100 रुपये है और आपने जो है एक दिन खरीदा, 5 दिन बाद जो उस नैव की वैल्यू जो है 105 हो गई, तो आपका जो 5 रुपये का प्रॉफिट बना तब आप चाहे निकाल लें, है ना? कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए हम कहते हैं म्यूचुअल फंड में जो है आपको लिक्विडिटी जो है मिलती है कि जब चाहे आपने खरीद लिया, जब चाहे आप बेच सकते हैं इसे और अपना जो है प्रॉफिट जो लॉस है उसे बुक कर सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। एनएफओ का क्या मतलब होता है? कई बार हम सुनने में आता है कि एनएफओ निकला है, तो एनएफओ का क्या फुल फॉर्म है? ऑप्शन दिया है यहाँ पे नई वित्तीय अवसर, बी न्यू फंड उद्देश्य, न्यू फंड ऑफर और नए फंड अवसर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है नए फंड ऑफर। न्यू फंड ऑफर का क्या मतलब हुआ कि मान लेते हैं कि कोई एक बड़ी कंपनी है, उस कंपनी ने, या फिर आप इस केस में म्यूचुअल फंड्स को मान लीजिए, म्यूचुअल फंड्स ने जो है थोड़ा लिक्विडेट किया, वो चाहते हैं कि उसके जो भी यूनिट्स हैं उसको जो है पब्लिक में उतारें। तो जब भी वो पब्लिक में उतारना चाहती है तो क्या करती है, वो न्यू फंड ऑफर क्रिएट करती है। इसका मतलब पहली बार वो जो म्यूचुअल फंड है वो मार्केट में लॉन्च होने वाला है और उस पर जो है लोग जो है बिडिंग कर सकते हैं और न्यू फंड ऑफरिंग पे ही उसको खरीद सकते हैं। एक बार मान लेते हैं वो मार्केट में निकल जाए, उसके बाद जो भी होता है वो सेकेंडरी मार्केट में होता है, जहाँ पे हम वही नैव के जो यूनिट्स होते हैं उस यूनिट्स को जो है मार्केट में एक दूसरे से खरीद बेच लेते हैं, है ना? वहीं पे प्राइमरी मार्केट में जब पहली बार कोई म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है तो उसे हम लोग न्यू फंड ऑफरिंग कहते हैं दोस्तों। ओके,
नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। म्यूचुअल फंड्स में डिविडेंड पे आउट के बाद NAV का क्या होता है? आप सभी जानते हैं म्यूचुअल फंड्स जो है कंपनियों में निवेश करता है और कंपनीज जो होती है डिविडेंड पे करती हैं। तो ये सवाल पूछा गया है कि जब भी डिविडेंड पे आउट निकलता है किसी म्यूचुअल फंड में तो उसके बाद NAV का क्या होता है? वही होता है जो कि शेयर मार्केट होता है ना। शेयर में भी जो है जैसे ही डिविडेंड पे आउट हो जाए उसके बाद जो है शेयर की वैल्यू घटती है। ठीक उसी तरह से म्यूचुअल फंड्स में भी एक बार जो है डिविडेंड पे आउट हो जाए तो NAV की वैल्यू जो है वो घट जाती है ना। तो इसमें NAV का घटना जो होता है वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगले सवाल पे चलते हैं। वह किस आयु समूह के लिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के योग्य है जिनके प्रांतिक संरक्षक का मार्गदर्शन में है? तो दोस्तों ये पूछा गया है कि इनमें से कौन से ऐसे लोग जो है निवेश करना चाहें तो अपने पेरेंट्स या फिर संरक्षक के जो है मार्गदर्शन में ही निवेश करें। ऑप्शन दिया है 18 वर्ष से कम उम्र के अविवाहित बच्चे, बी 20 से 25 वर्ष के व्यक्ति, सी 30 वर्ष से अधिक वयस्क, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं तो कहता हूं कि अगर आपके 10 से अधिक साल के बच्चे हैं तो उनको ऑलरेडी आप म्यूचुअल फंड में जो है निवेश करना चालू करवा दो। क्यों कह रहा हूं मैं ये, इसको आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कि अगर आप इनके जो पॉकेट मनी के भी जो पैसे आते हैं ना दोस्तों, इनसे अगर आप इन्हें जो है म्यूचुअल फंड्स में निवेश कराएंगे तो शुरुआती 4-5 साल में ही उनको समझ में आ जाएगा म्यूचुअल फंड का वैल्यू क्या होता है। आमतौर पर क्या देखा गया है, 25 से 30 वर्ष का जब व्यक्ति हो जाता है तब उसे समझ में आता है कि पिछले 10 साल पहले अगर मैंने कुछ पैसे निवेश कर लिए होते तो बहुत ज़्यादा फायदा होता। अगर आप ये 10 साल 12 साल वाले बच्चे को जो है कम पैसों को ही अगर निवेश करवा के उसको जो है म्यूचुअल फंड के पावर को आप सिखा देंगे इस व्यक्ति को, तो आगे जाके जो है वो आपके लिए जो है बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो तैयार कर पाएगा अपनी लाइफ में। और उसको पता रहेगा कि जो है उसको अपने पहले इनकम से ही जो है पैसे सेव करने हैं और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना है, ताकि वो लॉन्ग टर्म में जो म्यूचुअल फंड्स की जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो फ़ायदा होता है वो उठा सके। अगर दोस्तों आप भी मेरे इस ख्याल से सहमत हैं तो आप जो है कमेंट में लिखें। अगर आपको लगता है कि नहीं ये ख्याल जो है सही नहीं है तो वो भी आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें, ताकि मुझे भी पता चले कि ऐसी क्या राय हो सकती है जो कि इससे अलग हो सकती है, जो कि बच्चे के हित में हो, है ना। बिल्कुल जो है कमेंट में आप जो है अपनी राय जो है मुझे ज़रूर लिख के बताएं। मैं भी जानना चाहूँगा कि आपके क्या ख्याल हैं इस बारे में। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। एक नियमित योजना के लिए सामान्य व्यय अनुपात क्या है? नियमित योजना मतलब रेगुलर योजना, है ना। आप सभी जानते हैं म्यूचुअल फंड्स को जो है दो तरीके से बेचा जा सकता है, एक होता है रेगुलर, दूसरा होता है डायरेक्ट। अब ये रेगुलर क्या होता है, जिसमें बीच में कोई ना कोई व्यक्ति जुड़ा हो, ये हो सकता है बैंक का अधिकारी हो या फिर म्यूचुअल फंड एजेंट हो, जैसा कि हम और आप, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो उसमें और जो एक डायरेक्ट फंड में क्या फ़र्क होता है, ये सामान्य व्यय अनुपात में ये पूछा गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि डायरेक्ट योजनाओं से अधिक होता है नियमित योजनाओं का सामान्य व्यय अनुपात, क्योंकि वही सामान्य व्यय अनुपात में से ही जो अमाउंट है वो जो है इसमें ट्रेल कमीशन बन के निकलता है। तो इसीलिए जो है आप देखेंगे कई जगह जो है एड्स में कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड में जो है डायरेक्ट आप निवेश करें बिना म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। वो भी सही तरीका है, अगर आप जो है म्यूचुअल फंड्स को अच्छे से समझते हैं तो आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करें। वहीं पे आप पहली बार जो है म्यूचुअल फंड की दुनिया में कदम रख रहे हैं, आपको कोई बताने वाला नहीं है, तो वहाँ दोस्तों ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग जो है उनका रोल होता है, जो कि एक सही डायरेक्शन में जो है इन्वेस्टमेंट को दिखाते हैं और उसका जो है पूरा क्रेडिट उनको मिलना भी चाहिए, है ना। कोई गलत नहीं है, डायरेक्ट और रेगुलर में कौन सा सही है इसका कोई सही जवाब नहीं है। अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हैं, जानते हैं अच्छी तरीके से, दिल्ली टू मुंबई आप खुद से चला के जाएं। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको जो है कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि आपको वहाँ तक ले जा पाए सेफली, तो वहाँ पे आप म्यूचुअल फंड्स को जो है यूज़ करते हैं, है ना। वहीं पे अगर आप खुद चलाना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में क्यों निवेश करेंगे, आप डायरेक्टली शेयर्स में निवेश करेंगे ना। तो यही डिफरेंस है। अगर आप जो है एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ काम करना चाहते हैं, एक अच्छे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करना चाहते हैं, तो उसका जो क्रेडिट है उसको देना चाहिए, है ना। तो कोई भी जो है जवाब गलत नहीं है कि कौन सा फंड अच्छा है, डायरेक्ट या रेगुलर। दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। डायरेक्ट जो लोग निवेश करते हैं अगर गलत फंड में निवेश करते हैं तो वहाँ पैसे लॉस हो जाते हैं। वहीं पे आपके सही मार्गदर्शन के साथ अगर निवेश करेंगे तो जो है अच्छा पैसा आप कमाएंगे और आपके लिए भी जो है कुछ बेनिफिट उसके साथ जुड़े हुए हैं, जिससे कि आपको फ़ायदा होगा फ्यूचर में।
तो दोस्तों, अगर आप भी जो है म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में नए हैं, अगर सीखना चाहते हैं किस तरह से म्यूचुअल फंड्स को बेचा जाता है, अगर कहीं पे भी आपका एम्पैनलमेंट नहीं हुआ है तो भी आप जो है मुझे संपर्क कर सकते हैं, है ना। हमारे साथ जो है कई सारी कंपनियां जुड़ी हुई हैं जिनके साथ जो है आपको जो है मैं फ्री में जो है एम्पैनल करा सकता हूँ, ताकि आप इस दुनिया में कदम लें जहाँ पे आप एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो है काफ़ी फ़ायदे में रहेंगे, काफ़ी बेनिफिट्स जो हैं आप इसके कमा सकते हैं। तो उसके लिए भी जो है आप मुझे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है व्हाट्सएप में आप मुझे जो है मैसेज भेजिएगा 8089456668, है ना। तो उस नंबर पे आप जो है मुझे अगर मैसेज करते हैं तो मैं आपका जो है पैनल में भी जो है मदद कर दूंगा। दोस्तों, ये सब जो है आप लोग सभी के सपोर्ट के कारण आज जो है ये चैनल 63,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच सका है, और मैं चाहता हूं कि इसी तरह से जो है आपका सपोर्ट बना रहे। इस अंत तक जो है वीडियो को देखने के लिए आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो है बहुत अच्छी तरीके से इस एग्ज़ाम को जो है क्लियर करेंगे, और गुड न्यूज़ जो है मेरे साथ बिल्कुल शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा कि आपको जो है अगर इस वीडियो से मदद मिली हो तो, है ना। इससे होगा क्या कि बाकी स्टूडेंट्स भी जब देखेंगे उन कमेंट को तो उनका भी जो है एक मनोबल बना रहेगा, और वो जो है एग्ज़ाम को जो है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाके क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, एक दूसरे का सपोर्ट करें, जितना जो है लाइफ जो है काफ़ी बड़ा नहीं है ना, छोटी सी लाइफ है, सबकी जो है मदद करें, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छे से बनाए रखें, और जितने भी आपके साथ निवेश करने वाले लोग हैं कभी भी उनका नुकसान ना करें। जिस तरह से आपका फ़ायदा होता है तो जो है उनके फ़ायदे के बारे में भी सोचेंगे तो लॉन्ग रन में जो है बहुत अच्छा करेंगे आप, है ना। तो इसी विचार के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को जो है ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।